तो अब हम देखने जाएंगे मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकोजा ऑफ बॉडी और फंडस में होता है। जब हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक देखा था तो मैंने कहा था कि मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, फंडस और बॉडी में होते हैं, म्यूकोसा पार्ट में होते हैं। सिर्फ एक ग्लैंड है जो सब म्यूकोजल होता है, वो हम इंटेस्टाइन में देखेंगे, डिओडेनम में होता है, ब्रूनस ग्लैंड सुना होगा। तो सारे ग्लैंड्स लगभग म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं हमारे गट में। तो वैसे ही जो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकोसा लेयर दिस ग्लैंड्स आर मैक्सिमम इन नंबर कंपेयर टू अदर। तो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनका जो काम होगा वो मेन सेक्रेशन रिलीज करना होगा। तो इनका काम अगर मेन सेक्रेशन रिलीज करना होगा तो ये सारे ग्लैंड के कंपेयर्ड में, जैसे पायरोलिक हो गया, गैस्ट्रिन रिलीज करने वाला हो गया, या सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करने वाला हो गया, इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा ही होंगे। ठीक है। द ग्लैंड्स हैव शॉर्ट डक्ट्स एंड लॉन्ग एल्विलाई। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर समझो स्टोमक है मेरे पास, स्टोमक में आ रहा है, फूड आने से पहले HCl का कंटेंट कम था और मैंने खा लिया प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है, मैंने खा लिया प्रोटीन रिच डाइट। तो अब मुझे HCl की जरूरत इंस्टेंट चाहिए, मुझे HCl की जरूरत इंस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पर मेरी बुक ये क्यों लिख रही है शॉर्ट डक्ट्स और लॉन्ग एल्विलाई। तो व्हाट इज डक्ट्स एंड व्हाट इज एल्विलाई, ये डायग्राम में देख सकते हैं। डक्ट वो होता है जो ग्लैंड्स का खुद का एक वो होता है, जैसे ग्लैंड्स जिससे सिक्रीशन रिलीज करती हैं उसे डक्ट कहा जाता है, और वो जिसमें जमा होता है उसको एल्विलाई कहा जाता है। तो वो जो डक्ट्स होते हैं ग्लैंड्स के वो शॉर्ट होते हैं, तो फटाक से एल्विलाई में जो उसके सेक्रीशन है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए शॉर्ट डक्ट्स एंड लॉन्ग एल्विलाई ग्लैंड्स के होते हैं। तो एल्विलाई में होता क्या क्या है वो देख लेते हैं, एल्विलाई में क्या कंटेंट्स होते हैं। तो चीफ और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल, मैंने ये पहले ही लेक्चर में बताया था कि इसमें चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल होते हैं जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, और पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। तो ये है स्टोमक, स्टोमक है, स्टोमक के अपर लेयर ल्यूमेन जो म्यूकोजा लेयर है, और ये गोइंग टुवर्ड्स द गट, मतलब मैं सेरोसा लेयर की तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैं सेरोसा लेयर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ये डायग्राम समझने में ये देखना पड़ेगा। देखो सरफेस एपिथेलियम, नाम से ही बता रहा है कि अपर होगा, एपिथेलियम कवर करता है हमारे बॉडी के खाली पार्ट को, तो खाली हॉलो, हॉलो ऑर्गन, तो एपिथेलियम से कवर कर रहा है। तो सरफेस एपिथेलियम विजिबल म्यूकस सिक्रेट करता है। अभी भी हमें विजिबल और सोल्यूबल का कंसेप्ट नहीं देखा है, तो ये याद रखना है कि कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड्स और पायरोलिक ग्लैंड जो होते हैं, पायरोलिक से जो ग्लैंड होते हैं वो सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं, और जो सरफेस एपिथेलियम ऑफ मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो विजिबल म्यूकस सिक्रेट करता है। इतनी बातें हमें क्लियर है। फिर यहाँ पर हमें पैराइटल सेल भी दिख रही है ल्यूमन में, यहाँ पर हमें पेप्टिक सेल भी दिख रही है, चीफ सेल भी दिख रही है, वो जो पेप्सिनोजन रिलीज कर रही है। यहाँ पर हमें जी सेल भी दिख रही है, जी सेल देखो यहाँ पर है। और यहीं पर ना एक सेल होती है एंटाक्रोमाफिन लाइक सेल। तो एंटाक्रोमाफिन लाइक सेल क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन रिलीज करती हैं। ये के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिस्टामिन का भी। ठीक है, हम वो आगे देखेंगे कि हिस्टामिन कैसे स्टोमक फिजियोलॉजी में बहुत अपना मेन रोल दिखा रहा है। तो ये जो जी सेल सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है, ये कहाँ पे होता है, ये भी म्यूकोसा लेयर में होता है। तो ये डायग्राम से हमने ये देख लिया कि कौन सी सेल कहाँ पर है। तो हमने से हमको इस गट के इस डायग्राम पे ये समझ में आता है कि हम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हम लोग ने स्टोमक को ब्रॉडली देखा ऑर्गन लेवल पे, अब हम स्टोमक को टिश्यू लेवल पे भी देख रहे हैं, और आगे चल के हम उसको किस भी लेवल पे, हम सेल लेवल पर भी देखेंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, हमने इसमें कुछ नया नहीं देखा है। बस स्टोमक और सारी चीजों की कहाँ कहाँ कौन सी सेल होती है और उसकी क्या सेक्रीशन है, ये हम लोग ने पहले ही देख ली थी। बस डायग्राम दिमाग में रखना है और एग्जाम में आएगा तो इसे बनाना है। ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, पेप्सिनोजन। तो अब ये पेप्सिनोजन रिलीज कौन कर रहा था, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, तीनों एक ही सेल का नाम है, उसके नाम है। तो अब उससे पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा है। पेप्सिनोजन इज अ एंजाइम। ठीक है, पेप्सिनोजन इज एंजाइम, इट इज सेक्रेटेड एज इनएक्टिव प्रोटीन, इसीलिए तो हम इस सेल को जाइमोजन बोल रहे हैं। और विच इज कन्वर्टेड बाय HCl टू एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक का मतलब ही प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन, ऑल्सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्सिन कैन कॉज एक्टिवेशन ऑफ रिमेनिंग पेप्सिनोजन कॉल्ड ऑटोकैटालिक एक्शन ऑफ पेप्सिन। एट्रोपाइन अबॉलिशेस पेप्सिनोजन सेक्रीशन। तो ये एट्रोपाइन क्यों अबॉलिश कर रहा है इसके सेक्रीशन को,
हम वो आगे देखेंगे, लेकिन हमें अभी ये देखना है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में जब निकलता है चीफ सेल से, तो उसको एक्टिव कौन करता है? स्टार्टिंग में HCl करता है, HCl करता है। और जब उसको हम आगे देखेंगे तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने किया? HCl ने किया। लेकिन पेप्सिन जब बन जाता है, जब एक्टिवेट हो जाता है, तो वो इटसेल्फ अपने अपने रिएक्शन का क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। इटसेल्फ वो अपने रिएक्शन का एंजाइम बन जाता है। तो ये क्या है? एक ऑटो कैटालिसिस है। ये ट्रिप्सिन में भी होता है, ट्रिप्सिन में भी ऑटो कैटालिसिस की एक्टिविटी होती है। तो हम वो जब इंटेस्टाइन देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे, उसका भी एक एंजाइम होता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन सा एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ HCl। बट पेप्सिन जब बन जाएगा तो वो खुद अपने रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है और ढेर सारे पेप्सिन बना सकता है। तो ऑटो कैटेलिसिस से क्या फायदा हो रहा है मुझे? ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ऑटो कैटेलिसिस से ये हो रहा है कि मैं ढेर सारे पेप्सिन बना सकता हूँ। तो समझ लो कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने प्रोटीन रिच फूड खाया और मेरे मुझे बहुत जरूरत पड़ गई प्रोटीन तोड़ने की। तो मेरी सेल वो पेप्सिन जब अगर HCl से कन्वर्ट होगा तो धीरे 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 HCl कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंजाइम का फंक्शन पता है, एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं। तो वो जो पेप्सिन इटसेल्फ अगर जब एंजाइम एक्ट करने लगेगा तो वो सारे पेप्सिन को कन्वर्ट कर देगा फास्टली फास्टली। इसलिए ये एक एंजाइम काइनेटिक्स है कि ये रिएक्शन को फास्ट करेगा, ज्यादा पेप्सिन बनाएगा और ज्यादा प्रोटीन टूटेंगे। तो ये ऑटो कैटालिसिस से एक हमें वो मिला। अभी जो एट्रोपाइन अबोलिसिस पेप्सिनोजन सेक्रीशन, तो ये देखते हैं हम लोग कि कैसे ये क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है पेप्सिन का? इट डाइजेस्ट प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोटीन्स को क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ऑब्वियसली डाइजेशन कर रहे हैं तो हम लोग कैटाबॉलिज्म करेंगे। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। सिर्फ वाटर निकालते हैं, वाटर को जोड़ेंगे तो एनाबॉलिज्म, वाटर को तोड़ेंगे तो कैटाबॉलिज्म। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही होते हैं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में बाय हाइड्रोलाइजिंग। मैंने कहा था ना, सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होते हैं। यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम चीजों को समझने लगते हैं ना तो वो समझ में आ जाता है कि इन बिटवीन द बुक्स क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मैंने तुमको गैप जंक्शन का दिया था, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सेल एज अ फंक्शनल सिंसाइशियम काम कर रही है तो मैंने आपको बताया कि गैप जंक्शंस का इनका रोल होगा, गैप जंक्शंस का रोल होगा। ये हमारी बुक हमें नहीं बताती, ये हम खुद रिलेट करते हैं, हम खुद समझते हैं कि हाँ इसको वहां पढ़ा था तो इसको मैं यहाँ रिलेट करूंगा। वैसे ये मुझे ये बुक नहीं बता रही कि सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हाँ डाइजेशन में बस कैटाबॉलिज्म हो रहा है और सारे एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के कैसे हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो अब हम देखेंगे कि ये कहाँ हाइड्रोलाइजिंग करता है। अब हाइड्रोलाइज तो करता है, लेकिन कौन से बॉन्ड्स को करता है? तो फिनाइलएलानिन एक अमीनो एसिड है हमारा और अदर अमीनो एसिड। तो समझो एक प्रोटीन आया, एक अमीनो एसिड आया। प्रोटीन्स कैसे बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड जिस तरफ फिनाइलएलानिन रहेगा और अदर अमीनो एसिड का बॉन्ड रहेगा, ये वही बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ लिमिटेशन समझ आ रही है पेप्सिन एंजाइम की, है ना? कुछ लिमिटेशन समझ आ रही है पेप्सिन एंजाइम की। तो अब इसी से अगर मैं दिमाग चलाऊं तो सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेशन ही स्टमक में होता है अगर हम देखें तो। क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट गैस्ट्रेक्टमी हम लास्ट में अप्लाइड में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो अगर मैं पूरे स्टमक को निकाल दूं तो पूरे स्टोमक को अगर मैं निकाल दूं तो भी प्रोटीन डाइजेशन अनअफेक्टेड रहता है, उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता प्रोटीन डाइजेशन के। ये पेप्सिन की लिमिटेशन से समझ में आ रहा है कि ये फिनाइलएलानिन और अदर अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड तोड़ता है खाली। ये लिमिटेशन बता रहे हैं इस एंजाइम की। इसकी ऑप्टिमल एक्टिविटी 4 से नीचे होती है, गेट्स इनएक्टिवेटेड एट pH ग्रेटर देन 5। अब हमारे बॉडी में जितने सारे एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमल पीएच उनका 6 से लेके 8 के बीच में रहता है, मतलब न्यूट्रल के आसपास रहता है। इसीलिए हमें होमोस्टेसिस मेंटेन करनी है। लेकिन ये पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो इतनी सारी एसिडिक कंडीशन में काम कर लेता है। तो इससे एक रिलेशन समझ में आता है आर्की बैक्टीरिया।
अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होता है जब फिजियोलॉजी को हम रिलेट करते हैं। तो इससे हम एक एक वो कह सकते हैं कि आर्किपेक्टरी हमारे एंसेस्टर थे, क्योंकि उनके पास भी देखो कैसे कैसे वो एसिडोफिल होते हैं, हाइलोफिल होते हैं, बड़े बड़े सॉल्ट डबिंग कंडीशन में हाई हाई टेम्परेचर पे वो जिंदा रह लेते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हमारी बॉडी में पेप्सिन का हम दे सकते हैं कि वो एक हाई एसिडिक कंडीशन में एक एंजाइम रह सकता है। बाकी ऐसे एंजाइम नॉर्मली क्या होते हैं, हाई एसिडिक कंडीशन पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है जो काफी कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, कि रेनिन रेनिन वो वाला फिजियोलॉजिकल रेनिन हार्मोन नहीं, रेनिन रेनिन एंजाइम बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी स्पेलिंग RENNIN है। तो ये जो रेनिन है ये क्या किस काम में आता है, मिल्क को डाइजेशन में काम आता है। लेकिन हमारी बुक कहती है कि ये सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, जब हम छोटे होते हैं, हमारा जब फीटस और जब हम बॉर्न हो जाते हैं तो इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होता है, और अडल्टहुड में ये काम पेप्सिन करता है। अडल्टहुड में ये फंक्शन कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो हमें ये देखना है कि पेप्सिन एक्ट एज अ वाटर सोल्यूबल काइसिनोजन मिल्क प्रोटीन। पेप्टिक पेप्सिन किस पे एक्ट करता है, वाटर सोल्यूबल काइसिनोजन मिल्क प्रोटीन होता है, टू फॉर्म अ सोल्यूबल केसिन। तो एक केसिन बनाता है, दिस कंबाइन विद कैल्शियम सॉल्ट टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम कैसिनेट। तो ये एक पाथवे है रिएक्शंस का। अब देखो ये सब चीजें याद रखने वाली है। बाकी जो कंसेप्ट है उसको बुक में लिखना नहीं चाहिए, उसको दिमाग में याद रखना चाहिए। जो चीजें रिएक्शंस है, जो चीजें याद रखनी है उसको बुक्स में लिखना चाहिए, ऐसे नोट्स बनानी चाहिए। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन लिखा सिर्फ वो पार्ट जाता है जो हमें मतलब याद रखना है। बाकी जो समझने वाली चीजें उन्हें लिखा नहीं जाता, उन्हें रिवाइज किया जाता है माइंड में। अगर नहीं होता तो एक बार बुक रेफर की जाती है, ठीक है। तो दिस कंबाइंस विद कैल्शियम सॉल्ट टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम काइसिनेट which get rapidly digested enzymatically। तो अब देखो, soluble काइसिन से मैंने उसको insoluble काइसिन इसलिए बनाया कि soluble काइसिन उसको एंजाइम को बराबर दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वाटर में soluble है। लेकिन जब मैंने उसको insoluble बनाया तो वो एंजाइम उस पर आराम से एक्ट कर सकता है और उसको insoluble काइसिनेट बना सकता है। तो इसको क्या रटने की जरूरत है कि एक काइसिनोजन मिल्क प्रोटीन था, काइसिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ काइसिन, उसको क्या किया पेप्सिन ने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब काइसिन को मैंने क्या किया, वो कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। अब उस सोल्यूबल को मुझे इनसोल्यूबल बनाया, तो मैंने क्या किया, कैल्शियम सॉल्ट को क्या किया, उसको कैल्शियम सॉल्ट के साथ उसको मिलाया और उसको इनसोल्यूबल कैल्शियम काइसिनेट बना दिया, और विच गेट रैपिडली डाइजेशन एंजाइमेटिकली। तो इसमें कोई चीज रटने की नहीं थी, ये रिएक्शन भी अब हमें याद हो गया। कैसे याद हो गया कि मिल्क में काइसिन प्रोटीन होता है, काइसिन काइसिनोजन होता है मिल्क में। अब उसको मेरा पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, काइसिन में बनाता है। काइसिन का सोल्यूबल फॉर्म, तो सोल्यूबल फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसोल्यूबल फॉर्म में। तो कैल्शियम काइसिनेट बनाऊंगा, तो कैल्शियम काइसिनेट एक इनसोल्यूबल फॉर्म है, तो इसको एंजाइम डाइजेस्ट कर देगा। ये रहा। इन अदर एनिमल दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय रेनिन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस द एनिमल, इन ह्यूमन द फंक्शन परफॉर्म बाय पेप्सिन। लेकिन एक एक याद रखिए कि इन्फेंट्स में होता है रेनिन, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मेनली ये पूरा काम कुछ बुक्स मांगती है, कुछ ऑथर मानती है। लेकिन जो मेन फंक्शन बाद में अडल्टहुड में कौन करता है, मेन फंक्शन अडल्टहुड में पेप्सिन करता है। ये दिमाग में रखना है। अब हम लोगों ने पूरा फंक्शन पेप्सिन का देख लिया, जो चीफ सेल का सेक्रीशन था। अब चीफ सेल के सेक्शन के बाद हम पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल पे आते हैं। तो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल फाउंड चिफली इन द बॉडी ऑफ स्टमक। ये कहाँ पे मिलती है, मेनली बॉडी ऑफ स्टमक में मिलती हैं। ये सेक्रेशन इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड विद कंटेन H+। तो अब हम लोग ने एक बार पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे वाले लेक्चर में तो देखा था कि फंडस की वॉल कैसी होती है, थोड़ी थिन होती है, और बॉडी की वॉल उससे कंपैरेटिवली मोटी होती है। तो जो थिन वॉल थी किसकी, फंडस की, उसमें अगर HCl हो तो वो वॉल को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या मेरी बुक क्या लिख रही है, कि ये लिख रही है, मेरा नोट्स क्या लिख रहा है कि फाउंड चिफली इन बॉडी ऑफ द स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक थोड़ी मोटी मोटी है, तो उसमें HCl सिक्रेट होगा, तो वो उसके बैरियर के टूटने, वहां पे अल्सर होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर डाइजेशन भी बॉडी की तरफ हो रहा है, क्योंकि वहीं पे मेन पेप्सिन ओजन सब रिलीज हो रहे हैं। बॉडी और फंडस में ही मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। हाउएवर बॉडी ऑफ द स्टमक इज लेस एसिडिक। अब ये बॉडी कैसे कैसे मैं इसको करूं कि यही तो मेन सारे सारे सेक्रेशंस हैं, यही तो सब कुछ है, HCl यही रिलीज हो रहा है, तो कैसे हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और डाइल्यूशन विथ नॉन एसिड सेक्रेशन। तो अब देखते हैं कि कैसे डाइल्यूशन या न्यूट्रलाइजेशन होता है, और एक कैसे इसको हम लोग लेस एसिडिक और अल्सर से प्रिवेंट कराते हैं स्टमक को। तो parietal cell can produce maximum output of 20 milli equivalent H+ R in response to histamine stimulation।
तो हिस्टामिन एक इम्पॉर्टेंट स्टिम्युलेटर है HCl के बनने में। ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे हिस्टामिन अपना रोल दिखा रहा है पैराइटल सेल के स्टिमुलेट करके HCl बनाने में। ठीक है, अब वो HCl जो हमने देखा, अब उसके फंक्शंस देखने पड़ेंगे। तो अब तक हम HCl देखे, HCl के फंक्शन देखने पड़ेंगे। तो फंक्शन, इट प्रोवाइड्स H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम पेप्सिन एक्टिविटी, एक्टिवेट प्रोसेक्रेटिन टू सेक्रेटिन। अब मुझे एक बात बताओ कि नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम पेप्सिन एक्टिविटी, H प्लस नहीं होगा तो पेप्टिन क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, कि वो हाईली एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है। और ये प्रोसेक्रेटिन को सेक्रेटिन कन्वर्ट कर रहा है। ये पहला हार्मोन टू बी एक्सट्रैक्टेड है सेक्रेटिन। इसका फंक्शन हम डिओडेनम फिजियोलॉजी में देखेंगे कि कैसे सेक्रेटिन क्या करता है। लेकिन फंक्शन ऑफ HCl नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम पेप्सिन एक्टिविटी। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ, यही बता देता हूँ कि आप लोग को बाद में भूले ना कि सेक्रेटिन को क्यों कन्वर्ट कर रहा है। देखो, जब HCl भारी मात्रा में या बहुत अमाउंट में हमारे स्टोमक में रिलीज हो रहा है, तो HCl ज्यादा होने पर क्या होगा कि वो डिओडेनम में जाएगा, और डिओडेनम में जाके डिओडेनम अल्सर कॉज कर सकता है। डिओडेनम में HCl नहीं जाना चाहिए, वहां के सारे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, सारा डाइजेशन बर्बाद हो जाएगा। तो वो HCl को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, सेक्रेटिन सेक्रेटिन प्रोसेक्रेटिन को सेक्रेटिन में कन्वर्ट करता है। और सेक्रेटिन क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज को रोक देता है, उल्टा काम करता है। गैस्ट्रिक हार्मोन HCl के रिलीज को बढ़ाता है, तो सेक्रेटिन इसको उल्टा कम करता है। इसका मैं और आंसर दूंगा जब हम सेल लेवल पर इस पूरी फिजियोलॉजी को देखेंगे। थोड़ा यहाँ पर मैंने कंटेस्ट दिया, आपको ये समझेगा वहां पर बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने कंटेस्ट दिया कि सेक्रेटिन क्यों कन्वर्ट हो रहा है। हेल्प इन किलिंग इंडिसेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इफेक्ट। तो HCl हमारे बैक्टीरिया को मारता है, ये इम्यूनिटी में भी हमने देखा था कि HCl हेल्प करता है। helps in iron absorption by converting ferric to ferrous form of iron, this form in which iron can be absorbed। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे लाइन को रीड कर लेते हैं और रट लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आयरन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फेरिक और फेरस। तो जो Fe2+ वाला फॉर्म है वही हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है, Fe3+ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये क्यों? तो आप मुझसे कोई पूछेगा क्यों भाई ऐसा क्यों है कि Fe3+ को अब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या उसका हमारे पास ट्रांसपोर्टर है। तो ट्रांसपोर्टर मेरे पास सिर्फ Fe3+2 का होगा, ना कि +3 का। इसी वजह से बॉडी को Fe3+ को पहले Fe2+ में क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तब ही आयरन का अब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये रिएक्शन को कैटेलाइज कौन कर रहा है, ये रिएक्शन को कैटेलाइज HCl कर रहा है। तो जब स्टोमक में और HCl में कोई दिक्कत आएगी तो आयरन मेटाबॉलिज्म में भी दिक्कत आएगी। तो एक मैंने आपको गैस्ट्रेक्टमी का दो चीजें बता दी। एक पहला पॉइंट तो मैंने वो बता दिया था गैस्ट्रेक्टमी का, कि वहां पर अगर स्टोमक को निकाल दो तो प्रोटीन डाइजेशन उतना इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि पेप्सिन का लिमिटेड फंक्शन है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया कि हेल्प इन किलिंग इंडिसेंट बैक्टीरिया, सॉरी, हेल्प इन आयरन अब्जॉर्प्शन बाय कन्वर्टिंग फेरिक टू फेरस। तो यहाँ पर आयरन मेटाबॉलिज्म का भी मैंने आपको राशनल समझा दिया। स्टिमुलेट बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन। जब ज्यादा HCl क्या करेगा, ज्यादा HCl रिलीज होगा तो ये HCl रिलीज होने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और फूड क्या होगा, जाएगा हमारे डिओडेनम में जाएगा। और डिओडेनम में क्या होगा कि डिओडेनम में अब देखो डक्ट्स बड़े हैं, जो हमारा बाइल डक्ट है वो भी बहुत दूर है, जो हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट है वो दूर है। तो वो डक्ट से रेक्रेशन को पहले ही निकाल लेता है कि अब जैसे HCl जैसे ही हमारे डिओडेनम में आए, तो ये सब का बेसिक सेक्रेशन होता है, किसका, लीवर का और पैंक्रियास का। तो इस बेसिक सेक्रेशन को तो वहां डिओडेनम में न्यूट्रलाइजेशन बना रहे। ठीक है, तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया। फंक्शंस ऑफ HCl को रटाया नहीं मैंने उनको पूरा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों क्यों हमारे बुक में ऐसा लिखा है और क्यों ये पॉइंट्स हमें समझने चाहिए। एक एक फिजियोलॉजी धीरे धीरे हम समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कनेक्ट करते रहिए, पूरी वीडियोस देखते रहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियोस देखने में कि कैसे फिजियोलॉजी हमें कितना इजी होते जाएगी, कितना समझते जाएगी। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल कमेंट कीजिए, अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब AK फिजियोगिरी। थैंक यू।